Hello everyone, welcome to Swami Vivekanand Institute. I am your educator Meghna Srivastava. So today I am here to teach the topic cellular organization. ये यूनिट 2 में आता है. ये लाइफ साइंसेज का जो सिलेबस है हमारा, उसमें जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड यूनिट है, उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा जाता है, जिसको हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं. ये लेक्चर 1 है और यहाँ मैं डिस्कस करने वाली हूँ बेसिक्स ऑफ सेल बायोलॉजी. यहाँ बेसिक्स से मैं स्टार्ट कर रही हूँ. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ सेल्स को बनाया है. ठीक है, ये सेल है, ये हमारा एक सेल है, ये भी एक सेल का स्ट्रक्चर है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है, जिसमें आप मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को भी एम्बेडेड देख रहे हैं. ये सारी चीजें हमें डिटेल में पढ़नी है इस पूरे यूनिट में. सबसे पहले यहाँ मैंने जो सिलेबस एक्सप्लेन किया है, ऑलरेडी सिलेबस का जो पूरा लेक्चर है यूट्यूब पे आपके अवेलेबल है. यहाँ भी मैंने यूनिट 2 का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सिलेबस मेंशन किया हुआ है, जहां पर आपको मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शंस के बारे में, जो लिपिड की बाइलेयर होती है उसका जो स्ट्रक्चर है, उस मेम्ब्रेन प्रोटीन का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस जैसे कि डिफ्यूजन का प्रोसेस, ऑस्मोसिस, आयन चैनल्स के बारे में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन पंप्स के बारे में, जैसे पी टाइप, वी टाइप पंप्स होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ सॉर्टिंग एंड रेगुलेशन ऑफ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, जो प्रोटीन सॉर्टिंग होती है और जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है, तो उसके बारे में. फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी चीजें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे. इसके अलावा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स, सेल वॉल के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटल्स. ठीक है, एंड देयर रोल्स इन मोटिलिटी. ये सारा टॉपिक जो है इन डिटेल डिस्कस होगा इस सेम यूनिट में. फिर ये जो पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम, ओपरॉन, एंड ये जितना भी पार्ट है, ये जो पार्ट है ये आता है हमारा, ये इस यूनिट में मेंशन्ड होता है सिलेबस में, लेकिन इसको पढ़ते हैं यूनिट 3 में है, विच इज फंडामेंटल प्रोसेसेस. ये वहां पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ जीन क्रोमोसोम के बारे में वहां भी पढ़ना होता है, वहां भी डीएनए के बारे में पढ़ना होता है, तो ये टॉपिक वहां पढ़ेंगे. एक जगह ही पढ़ा जाता है, चाहे आप यहाँ पढ़िए चाहे वहां पढ़िए, बट वहां से रिलेटेबल है, इसलिए हम वहीं डिस्कस करेंगे इसको. इसके बाद इस यूनिट में जो कि सेल पढ़ रहे हैं, सेल का स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे हैं, तो सेल डिविजन भी पढ़ना है. सेल डिवीजन, सेल साइकिल, जैसे माइटोसिस, मियोसिस, ये साइकिल, और उनका रेगुलेशन. रेगुलेशन में जैसे कि जो रिपेयर पाथवेज होते हैं, जैसे उसमें चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो वो सारे चेक पॉइंट्स जो रेगुलेशन कर रहे होते हैं सेल साइकिल का, उसका कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल, ये पूरा हमें डिस्कस करना है. इसके अलावा माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, ग्रोथ एंड यील्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ सेल डिवीजन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स. इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ के बारे में, स्ट्रेस रिस्पॉन्स उसका कैसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक इंट्रोडक्शन, जो कि अब पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है, पूरा यूनिट डेडिकेटेड है सेल के सेलुलर ऑर्गेनल्स के बारे में. तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना कि सेल क्या होता है. सो सेल, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. तो सेल क्या है? सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है. सबसे पहले जो एक चीज बनती है वो एक सेल होता है. ठीक है, तो एक सेल जो है वो एक लिविंग चीज को डिफाइन करने के लिए एक सेल तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए. ठीक है, तो ये सबसे बेसिक, सबसे छोटी इकाई है, ये सबसे बेसिक और फंक्शनल स्ट्रक्चरल, यहाँ से एक स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है और फंक्शनल यूनिट है. ठीक है, तो सेल को एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं और ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है मतलब जैसे आपने, जब आप प्रैक्टिकल करते होंगे लैब वगैरह में, आपने पैरामीशियम का स्लाइड देखा होगा, तो पैरामीशियम क्या है? एक सेल का बना है, तो उसको हम कैसे देखते हैं? उसको हम स्लाइड में देखते हैं ना, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो इसीलिए एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है. इट इज एन एक्वस कंपार्टमेंट बाउंड बाय सेल मेम्ब्रेन. ये एक एक्वस कंपार्टमेंट है. जब हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सेल के बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. ठीक है, और ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट जो एक्वस कंपार्टमेंट, जो साइटोप्लाज्म होता है, वो इसका एक्वस कंपार्टमेंट है, वो 70% वाटर का होता है. ठीक है, और बाकी आयंस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये सब होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज एन एक्वस कंपार्टमेंट ऑफ
बाउंड बाय सेल मेम्ब्रेन। ऑल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ सेल। सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्स के तो बने ही होते हैं। सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब ये जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या तो ये एक सेल के बने होंगे, यूनिसेलुलर, यूनि मतलब एक सेल के, वन, और मल्टी सेलुलर, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन सेल। दे आर सिंपल ऑर्गेनिज्म एंड परफॉर्म ऑल फंक्शंस इन सिंगल सेल, ठीक है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक सेल के बने होते हैं और उनका एक सेल ही जो होता है वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए, उनके रिप्रोडक्शन के लिए ये एनफ होता है। एक सेल ही वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए केपेबल होता है, ठीक है। और जो कि ये एक सेल के ही होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स है। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। एक सेल से ज्यादा का बने होते हैं। दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जस्ट बिकॉज कि एक सेल से ज्यादा के सेल के बने हैं, इसीलिए कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप एवोल्यूशन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वन सेल, फिर मोर देन वन सेल, ऐसे जब आप फाइलम्स में बढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है एंड हैव स्पेसिफिक फंक्शंस, ठीक है। अब जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात की जा रही है, जैसे कि अगर ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले ले, तो जैसे नर्व सेल्स है, न्यूरॉन्स है, तो वो अपना काम कर रहे हैं नर्व कंडक्शन का, ठीक है। जो किडनी के सेल्स हैं वो फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। सो सबका काम जो है वो स्पेसिफाइड है, ठीक है। तो उनके फंक्शंस कैसे होते हैं, सबके स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ये चीज देखी गई है। इसके बाद अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले एक सेल होता है, फिर ग्रुप ऑफ सेल्स मिल करके टिश्यू बनाते हैं, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिल करके ऑर्गन बनाते हैं, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और सारा ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग में ह्यूमन बींग्स में सारे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे हैं टुगेदर, राइट। तो ये गिव राइज टू व्हाट, ऑर्गेनिज्म। Cell wall was first seen by Robert Hooke in 1665. Looked through a microscope at dead cells from the bark of an oak tree. तो सबसे पहली बार सेल देखा किसने, सेल की बात कहां से शुरू हुई, तो रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। 1665 में माइक्रोस्कोप से उन्होंने एक सेल को देखा। एक उन्होंने ओक ट्री के बार्क को देखा, ठीक है। जो पेड़ होता है उसके बाहर जो छाल होती है, ठीक है, उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, तो वो डेड सेल था, वो लिविंग सेल नहीं था, इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पर सेल वॉल, ठीक है। तो उन्होंने किसको देखा था, सेल वॉल को देखा था। और लिविंग सेल को, फर्स्ट लिविंग सेल को किसने देखा था, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक वाज द फर्स्ट टू विजुअलाइज द लिविंग सेल, ठीक है। अब सेल्स कैन बी यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। सेल जो है वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों हो सकता है। इसका मतलब समझते हैं। सो यहाँ पर मैंने दोनों का डेफिनेशन डिफरेंस के फॉर्म में बताया है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, सो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो सिंपल है, सिंगल सेल्ड है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, दैट इज यूनिसेलुलर। वहीं पर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं, बट मोस्टली वो मल्टीसेलुलर होते हैं। फिर जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, दे लैक न्यूक्लियस, वेयरएज यूकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। वहीं यूकैरियोटिक सेल में जो मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट्स और सैक्स, जिसको कि ऑर्गेनल्स कहा जाता है, जैसे कि लाइसोसोम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं इन यूकैरियोट्स, और ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। फिर प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो सेल के सेंटर पे एक डार्क एंड रीजन में पाया जाता है, स्कैटर्ड वे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड में
तो इस रीजन में डीएनए जो होता है वो स्कैटर्ड फॉर्म में पाया जाता है, इसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोइड, क्योंकि उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो है नहीं, तो एक डार्क एंड रीजन में जिसको हम न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं वहां प्रोकैरियोटिक डीएनए पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है वो वेल डेवलप्ड, जो हमारा न्यूक्लियस है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, वहां हमारा डीएनए पाया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया की बात की जा रही है, आर्की बैक्टीरिया की बात की जा रही है, तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। वहीं यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल जो होता है वो प्रेजेंट होता है सिर्फ प्लांट सेल में एंड फंजाई में, ठीक है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ओके, जब प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इनका साइज 0.1 to 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। वहीं यूकैरियोटिक सेल थोड़े बड़े होते हैं, इनका साइज जो होता है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। फिर राइबोसोम की बात करें तो ये 70S है और यहां पर 70S एंड 80S दोनों पाया जाता है, ठीक है। 70S राइबोसोम और यूकैरियोटिक सेल में 70 और 80S। 70S का होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। एग्जाम्पल देखा जाए बैक्टीरिया, आर्किया, और यहाँ पर प्रोटिस्ट, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। मैम होल्ड कीजिए, स्टॉप मत कीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं फिर से स्टार्ट कर दूंगी तो वो क्रॉप उतना एडिट हो जाएगा। एक चीज़ मुझे कंफर्म करना है एक्चुअली। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेल थ्योरी। जब सेल की को जब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिफाइंड हो गया तो उसके बाद अब देखते हैं सेल थ्योरी। Cell theory was given by Schleiden and Schwann in 1839. ठीक है, according to this theory, all living things are made up of cells and cell is the basic structural and functional unit of life. So Schleiden and Schwann ने, Schleiden जो कि बॉटनिस्ट थे और Schwann जो कि zoologist थे, इन्होंने मिलकर के एक सेल थ्योरी दी। इनका कहना ये था कि सारे जो लिविंग थिंग्स है वो सेल्स के बने हुए हैं। सारे लिविंग थिंग्स, कोई भी अगर लिविंग है तो वो सेल का बना हुआ है, और सेल जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। उसके बाद 1885 में रुडोल्फ विर्चाउ ने प्रपोज किया और एक्सटेंड किया सेल थ्योरी को, और उन्होंने क्या कहा कि लिविंग थिंग्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका क्या मतलब था कि लिविंग थिंग्स जो अराइज होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होते हैं, ठीक है। सारे लिविंग सेल्स जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग, मतलब कोई पहले से सेल होता है, उसी से दूसरा सेल आता है, मतलब उसी के डिवीजन से दूसरा सेल अराइज होता है। ये बात किसने कही थी? रुडोल्फ विर्चाउ ने कही, सेल थ्योरी को एक्सटेंड करते हुए। सेल थ्योरी जो होता है holds true for all cellular organisms. Non-cellular organisms such as virus do not obey cell theory. जो सेल थ्योरी है वो सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिर्फ सारे सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए होते हैं। जो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, वायरॉइड्स, ये सब सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। दे डू नॉट ओबे सेल थ्योरी। ओवर द टाइम द सेल थ्योरी हैज कंटिन्यूड टू इवॉल्व। सेल थ्योरी धीरे धीरे इवॉल्व की जा रही है और उसमें पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं। सो जो मॉडर्न सेल थ्योरी है, सो मॉडर्न सेल थ्योरी क्या बोलती है? ये हमारी मॉडर्न सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स मेंशन्ड है। ऑल सेल्स, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिविजन। एनर्जी फ्लो अकर्स विद इन सेल, ठीक है। एनर्जी फ्लो अकर्स विद इन सेल मतलब जो भी
बायो एनर्जेटिक्स रिएक्शंस होते हैं जिससे कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है, वो सब हमारा सेल के अंदर होता है, ठीक है। जितने भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और ये सारी चीजें होती है जिससे कि एटीपी का जनरेशन होता है, वो सेल में होता है। सेल कंटेन्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन डीएनए विच इज पास्ड फ्रॉम वन सेल टू दी अदर। सेल जो होता है उसके अंदर डीएनए पाया जाता है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है। तो डीएनए जो है, जो कि जैसे पेरेंट्स से चिल्ड्रन में आता है ना, पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाता है, तो ये जो सेल है उसमें क्या है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, ठीक है। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन मतलब जैसे जनरेशन टू जनरेशन जो इंफॉर्मेशन पास होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। तो वो पास होता है फ्रॉम सेल टू सेल, मतलब पेरेंट्स का बच्चों में। ऑल सेल्स हैव बेसिकली द सेम केमिकल कॉम्पोजिशन। सारे जो सेल्स होते हैं उनके अंदर सेम केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, सबके अंदर सेम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये सारी चीजें होती हैं। ये हमारे मॉडर्न सेल थ्योरी डिफाइन करती है। इसके बाद सेल का सबसे पहले एवोल्यूशन कब हुआ, तो सबसे पहले जो सेल आए थे वो थे कीमो हेट्रोट्रॉप्स, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करके एनर्जी जनरेट कर रहे थे, ठीक है। और ये आए थे 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल आए 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। ये माना जाता है कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल से ही जो है वो अराइज हुए हैं, या प्रोकैरियोटिक सेल ही जो है यूकैरियोटिक सेल को बनाया है। कैसे, जैसे जैसे जब प्रोकैरियोटिक सेल थे उसके बाद जब डीएनए और प्रोटीन जब बड़ा होने लगा, जब वो एक्सटेंड होने लगा, तो क्या होने लगा कि वो कॉम्पैक्ट होने लगा, ठीक है। जैसे अगर डीएनए कम होगा तो वो थोड़ा स्कैटर्ड था, फिर वो थोड़े कॉम्पैक्ट होने लगे, ठीक है, क्रोमोसोम के फॉर्म में, ठीक है। जैसे डीएनए के स्ट्रैंड या खूब कॉम्पैक्ट होकर जमा होने लगे, अपने आप को फोल्ड करके फोल्डेड स्ट्रक्चर जो कि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर क्रोमोसोम बनाने लगे। कब, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। एज सेल बिकम लार्जर द इंट्रामेम्ब्रेन ऑर्गेनल डेवलप। जैसे जैसे सेल बड़ा होने लगा उसके काम को स्पेसिफाई होने के लिए क्या हुआ, ऑर्गेनल्स बनने लगे, ठीक है। सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बनने लगे। एरोबिक बैक्टीरिया इवॉल्व, एरोबिक बैक्टीरिया जो था उसने माइटोकॉन्ड्रिया को इवॉल्व किया है, और जो फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया है वो इवॉल्व किया है क्लोरोप्लास्ट को। ऐसी थ्योरीज, ये बातें कही जा रही है कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसे यूकैरियोटिक सेल बनाए, ठीक है। तो जैसे डीएनए प्रोटीन बड़े होते गए तो क्रोमोसोम फॉर्म होने लगा, ठीक है। सेल डिवीजन के टाइम पे कॉम्पैक्ट होने लगा ताकि इजीली सेल का डिवीजन हो और पास ऑन हो। और जैसे जैसे सेल बड़ा होने लगा तो उसके काम को देखने के लिए इंट्रामेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स का जनरेशन हो गया। जो एरोबिक बैक्टीरिया थे वो माइटोकॉन्ड्रिया में इवॉल्व हुए, जो फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया थे उन्होंने क्लोरोप्लास्ट बनाया। तो ये इस तरीके से देखा गया कि कैसे प्रोकैरियोट्स ही गिव राइज टू यूकैरियोट्स, ठीक है। ये बात मानी जाती है और ये और डिटेल में एवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर अब कुछ टर्म्स है जिसका मतलब यूजुअली आप लोग बुक्स वगैरह में देखे होंगे, साइटोप्लाज्म, साइटोसॉल ऐसे लिखा होता है। आज इसका मतलब देखते हैं, ठीक है, मीनिंग देखते हैं। तो जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म में आता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्लस ऑर्गेनल्स एक्सक्लूडिंग द सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल को छोड़ करके जितना भी कंटेंट है सेल के अंदर वो सब हमारा क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। सेल वॉल को छोड़ करके जितना भी साइटोप्लाज्म का पार्ट, न्यूक्लियस और बाकी ऑर्गेनल्स, ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, ये सब हमारे कहलाएंगे प्रोटोप्लाज्म। ये सब प्रोटोप्लाज्म में आ जाएगा। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल माइनस न्यूक्लियस। अब अगर न्यूक्लियस को और उसके कंटेंट को छोड़ के जितना भी बाहर का कंटेंट है विथ ऑर्गेनल सब मिला करके दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब साइटोसॉल क्या होता है, साइटोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनल्स। अब हम अगर साइटोप्लाज्म में से ऑर्गेनल्स को भी हटा दें, ठीक है, सारे ऑर्गेनल्स को भी हटा दें, फिर जो अक्वस यहाँ पर जो भी सब्सटेंस बचेगा दैट इज कॉल्ड साइटोसॉल, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिसका मतलब मैंने यहाँ पर लिख रखा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाएगा जिसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल पढ़ना है। बाकी ये आज मैंने बेसिक बताया है सेल का, और सो बेसिक ऑफ सेल का मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्लास।